हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एस ब्लॉक के पार्ट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुका था, पार्ट 1। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। एस ब्लॉक हम लोग एस ब्लॉक पढ़ रहे थे, पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, आप लोग उसको देख लेना। कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने डेंसिटी तक पार्ट 1 में पढ़ा था, है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे? तो अल्कलाइन मेटल्स की। ग्रुप फर्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 लेक्चर में, ठीक। उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पार्ट 2 में आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज 6 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये कोहेसिव फोर्स होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, सॉलिड में जो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, वो जिस फोर्स के कारण, जिस फोर्स को अप्लाई करने से वो एक दूसरे में बाउंडेड होते हैं, मतलब सॉलिड को बनाने वाले फोर्स यही होते हैं। किसी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इन्हीं फोर्स के कारण आपस में पैक्ड होते हैं। उसी फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो इसके बारे में मैं 2 लाइन बस बता दे रहा हूं कि ये कोहेसिव फोर्स होता क्या है। इट बाइंड्स एटम्स इन सॉलिड्स एलिमेंट, ठीक। इट बाइंड्स एटम इन सॉलिड एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप सॉरी इन सॉलिड एलिमेंट्स, यहां ग्रुप की बात नहीं करें, ठीक। तो ये कोहेसिव फोर्स क्या करेगा? इट बाइंड्स एटम्स इन सॉलिड एलिमेंट, ठीक है। या इसको हटा दें, ठीक। इन सॉलिड, इट बाइंड्स एटम्स इन सॉलिड। ये किसी सॉलिड में उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं उनको क्या करता है? बाइंड करता है। कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स, ठीक। अब देखो, जो ग्रुप फर्स्ट के मतलब अल्कली मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। अब इसका रीजन हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, एकदम इसको एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए समझना। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल मतलब जो वैलेंसी सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जितना कम होगा, जितना लेस होगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही कम होता है। एक चीज हमेशा याद रखना। क्योंकि रीजन ये होता है क्योंकि जो, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? मेटैलिक बॉन्ड के। याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटैलिक बॉन्ड। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? मेटैलिक बॉन्ड के। मतलब जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मेटैलिक बॉन्ड उतना ही क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। और जब मेटैलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। अब आप लोगों को पता है कि जो ग्रुप फर्स्ट है, जो अल्कली मेटल्स हैं, उनके आउटर सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ओनली वन है, बहुत ही कम है, तो इनका मेल्टिंग बॉन्ड जो होगा वो बहुत ही कमजोर होगा। और जब बॉन्ड कमजोर होगा बच्चों तो सीधी सी बात है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, वीक होगा, मतलब लो होगा। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप हैव लो मेल्टिंग and boiling point because मैंने रीजन बताया था क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में सबसे कम ओनली वन इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिकॉज हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल या वैलेंस सेल, ठीक है, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रपोज समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो, अब एक चीज और मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा, साइज। साइज का मतलब होता है एटॉमिक रेडियस से, ठीक। तो किसी भी एलिमेंट का जो साइज या उसका जो एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के। किसके? मेल्टिंग पॉइंट के। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रुप फर्स्ट में, ठीक है। मतलब कि जो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट की। मतलब साइज जैसे 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 बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, साइज जैसे जैसे क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता जाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं उनकी साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी होती है। तो सीधी सी बात है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बोलिए, जब साइज बड़ी हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, लो होगा। समझ में आ रहा है सबको? अब हम इसको समझते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, ठीक, टॉप से बॉटम आ रहे हैं, ठीक है, टॉप से बॉटम आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम टॉप से बॉटम आते हैं तो इनका साइज कंटिन्यू इंक्रीज करेगा, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अपने आप डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जैसे 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 हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या करती है, साइज करती है इंक्रीज, ठीक है। और मेल्टिंग, मैंने एमपी लिख दिया है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी बॉइलिंग पॉइंट है ना, आल्सो क्या करेगा, साइज इंक्रीज की, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो साइज इंक्रीज करने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम आने से, ठीक। तो अगर हम इसका एक सीक्वेंस बनाए, है ना, तो क्योंकि सबसे लास्ट में क्या होता है, सीएस होता है, सीजीएम होता है, इसका मतलब कि जो लिथियम है Li है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सोडियम का होगा, ठीक, उसके बाद पोटेशियम होगा, उसके बाद रुबिडियम होगा, उसके बाद सीजियम होगा। ये आपका फाइनली सीक्वेंस बन के तैयार है, ठीक है। तो इसको राइट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, रिएक्टिविटी।
अब हमारा टॉपिक है, उसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, ठीक। अब देखो, रिएक्टिविटी को समझाने के लिए बस एक चीज दिमाग में रखना कि आप लोगों ने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो देखो, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होती है, ध्यान देना, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक। देखते हैं, इसका मतलब रिलेशन क्या मिला कि आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो रिएक्टिविटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। सीधी सी बात है कि हल्की सी एनर्जी दी है एटम को, वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्टिव है, ठीक है। हमने किसी स्टूडेंट को हल्का सा डांटा या बोला पढ़ने के लिए और वो जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर देता है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही रिएक्टिव है, ठीक है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी भी हम कहते हैं, मैंने बताया था, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो समझ जाना कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ठीक। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक। अब आते हैं, अगर हम टॉप टू बॉटम चले, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो हम आ रहे हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। तो आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, और जब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिएक्टिविटी का। इसका मतलब क्या है कि लिथियम जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, ठीक है। सोडियम की उससे ज्यादा, पोटेशियम की उससे भी ज्यादा, रुबिडियम की उससे भी ज्यादा और सीजियम की सबसे ज्यादा। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो ये रिएक्टिविटी के बारे में मैंने बात की। रिएक्टिविटी का संबंध कहीं ना कहीं साइज से भी होता है ना, तो साइज को आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी से कोरिलेटेड करके पढ़ लेना, मैंने बताया था। जैसे साइज जब बड़ी हो जाती है एटम की, तो जब साइज बड़ी होती है तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, साइज बड़े होने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने लगती है, ठीक है ना। तो इसको कहीं से भी आप एक दूसरे से अटैच करके पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इसको समझते हैं आगे के लिए हम लोग। अब एक हम यहां पर देखिए न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू टॉपिक का मतलब इसी कैरेक्टरिस्टिक को आगे बढ़ा रहे हैं, नया पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, 8, ठीक है। इसका नाम है हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस, अब समझते हैं कि हाइड्रेटेड रेडियस है क्या, ठीक है। चलिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं और पहले समझाता हूं कि हाइड्रेटेड रेडियस होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक आयन ले लिया Na+, ये सोडियम आयन है, ठीक। और इसको वाटर में क्या किया, डिजॉल्व कर दिया, Na+H2O, ठीक। तो होता क्या है समझिएगा, ये हो गया आपका Na+ आयन, ठीक।
अब ये जो H2O है ना, तो Na+ क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को है अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। अपने सराउंडिंग में क्या करता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं स्फीयर फॉर्म में, उनको अपने चारों तरफ क्या करने लगेगा, अटैक करके, अट्रैक्ट करके जोड़ने लगता है। देखिए अब जैसे ये H2O है, इसको इसने क्या किया, यूं जोड़ लिया, ठीक है, H2O यूं जोड़ लिया, H2O चारों तरफ देखो जोड़ रहा है, जोड़ लिया, ठीक, H2O जोड़ लिया, H2O जोड़ लिया, है ना, देखो इस तरह जोड़ लिया। तो होता क्या है कि यहां से अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल था, वो देखो एक बड़े रेडियस का फॉर्म दे दिया, ये देखो, समझ में आ रहा है। Na+ ने H2O के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर देखने में वो लगता है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड रेडियस, यही होता है। तो सोडियम आयन ने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ अपने तरफ जोड़ लिया, इसी को हम कहते हैं हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक। अब समझते हैं। अब देखो ये होता क्या है, यहां मैं एक रिलेशन में बताने जा रहा हूं। एटॉमिक रेडियस जो होगा, ध्यान देना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 हाइड्रेटेड रेडियस। ये रिलेशन है, इसको एकदम दिमाग में बना लो बच्चों। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रेटेड रेडियस के। अब इसका मतलब समझना, ठीक है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाहता है ये, ठीक है ना, कि जैसे ये मान लो कि आपने यहां सोडियम लिया था, ठीक, अगर इसी सोडियम की जगह आप क्या ले लेते, लिथियम आयन ले लेते। अब इतना तो आपको पता है कि लिथियम का रेडियस छोटा है, किसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में। तो अगर इसकी जगह लिथियम होता और इसको हम अगर वाटर में डिजॉल्व करते, तो जानते हो क्या होता, क्योंकि रेडियस छोटा है, तो जिसका रेडियस जितना छोटा होगा, आप लोग अभी पढ़े हो, उसके पास एट्रैक्शन पावर उतना ही स्ट्रांग होती है, उतना ही ज्यादा वह मॉलिक्यूल को और अट्रैक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, देखो, अब ये H2O के और ज्यादा मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। किसके कंपैरिजन में, सोडियम आयन के कंपैरिजन में। अब जो साइज हुई वो पहले से बड़ी हो गई कि नहीं, देखो रेडियस कंपैरिजन करो, बड़ा हो गया कि नहीं, यही क्या है, हाइड्रेटेड रेडियस है ना, हाइड्रेटेड रेडियस। समझ में आ रहा है, मतलब आपके आयन का साइज जितना छोटा होगा, उतना ही ज्यादा बड़ा वो हाइड्रेटेड रेडियस बना देगा, ठीक। तो अब अगर हम बात करें ग्रुप फर्स्ट की, तो आपको पता है कि हम टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये है, ठीक। तो आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, एटॉमिक रेडियस, बोलिए क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा। तो हाइड्रेटेड रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा, ठीक।
यहां तक सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर हम हाइड्रेटेड रेडियस के लिए इसके ऑर्डर को लिखें, ठीक, तो ऑर्डर क्या होगा, तो Li प्लस, ठीक है ना, इसके लिए ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा फॉर्म करेगा। Na प्लस के लिए हाइड्रेटेड रेडियस उससे छोटा होगा, K प्लस के लिए और छोटा होगा, रुबिडियम आयन के लिए और छोटा होगा, सीजियम आयन के लिए और छोटा होगा। ये हो गया आपका कंसेप्ट यहाँ पे तैयार है, ऑर्डर, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड रेडियस है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है ना, इसको आप रीड कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसी पर, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी या ऑब्लिक करके लिख दो कंडक्टिविटी। आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए अब देखो आयनिक मोबिलिटी को पहले समझते हैं, ठीक। ये आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता क्या है। जैसे मान लो कि ये एक हमने कंटेनर ले लिया, ठीक है, और यहां हमने एक प्लेट लगा दी। सपोज करो ये है कैथोड, क्या है, कैथोड, और एक प्लेट यहां लगा दी, ये है एनोड। ठीक, तो इसमें हमने वाटर भर दिया, पानी, ठीक। अब इसमें हमने कहीं से सोडियम आयन कुछ मात्रा में इसमें हम मिल डाल दिया, Na प्लस, है ना। अभी मत पूछना कि ये Na प्लस आया कहां से, वो हो सकता है कि हमने NaCl साल्ट उसमें डिजॉल्व कर दिया, है ना, NaHCO3 डिजॉल्व कर दिया हो, Na2CO3 डिजॉल्व कर दिया हो, बस। क्योंकि देखो हमको तो यही समझना है कि आयनिक मोबिलिटी क्या होता है। अब Na प्लस आयन है तो सीधी सी बात है कि वो निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यही Na प्लस आयन जो हैं ये कितने स्पीड से इसकी तरफ जा रहे हैं, इस प्लेट की तरफ। मतलब किसी एक्वस सॉल्यूशन में किसी आयन का अपने अपोजिट प्लेट पर जाने की जो स्पीड होती है वही कहलाती है आयनिक मोबिलिटी। समझ में आ रहा होगा सबको, वही क्या कहलाती है, आयनिक मोबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक। अच्छा एक चीज ये बताओ कि पतला दुबला आदमी ज्यादा तेज दौड़ेगा कि मोटा आदमी दौड़ेगा, है ना। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना कि जो मोटा आदमी होगा वो ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाएगा, फैटी पर्सन ज्यादा दूर दौड़ नहीं पाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहां भी है, ठीक। अब समझ गए होगे, है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये है, ध्यान देना, कि जो आयनिक मोबिलिटी होती है, आयनिक मोबिलिटी होती है वो यूनिवर्सली है किसके, एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस के, ठीक। एटॉमिक रेडियस का मतलब वही एटॉमिक साइज से है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना।
एटॉमिक साइज। समझ में आ रहा? तो ये आयनिक मोबिलिटी का मतलब हो गया। आयनिक मोबिलिटी का मैंने मतलब बता दिया, और आयनिक मोबिलिटी एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं इस तरफ, टॉप टू बॉटम की तरफ हम देखते हैं क्या हो रहा है। टॉप से बॉटम की तरफ अगर जाए तो ठीक, आपके आयंस में क्या क्या है? लिथियम आयन होगा, फिर सोडियम आयन होगा, पोटेशियम आयन होगा, रुबिडियम आयन होगा और सीजियम आयन होगा ना। अब देखो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो साइज क्या करती है? इंक्रीज कर रही है। साइज क्या कर रही है? इंक्रीज। साइज क्या कर रही? इंक्रीज कर रही। इसका मतलब मोबिलिटी क्या कर रही? बताइए, डिक्रीज कर रही है। और है ना, मोबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। मोबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं मोबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब इसका मतलब देखते हैं कि अगर मोबिलिटी का ऑर्डर देखें तो लिथियम की मोबिलिटी क्या होगी? बताइए, सबसे ज्यादा होगी। सोडियम आयन की उससे कम, फिर पोटेशियम आयन, फिर रुबिडियम आयन, और सबसे लास्ट में सबसे कम और सबसे ज्यादा मोबिलिटी है। हाँ बच्चों, ये आपका क्या है? मोबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है ना, मतलब कि सबसे ज्यादा जो मोबिलिटी होगी वो किसकी होगी? सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी होगी? लिथियम आयन की। और सबसे कम मोबिलिटी किसकी हो जाएगी? सीजियम आयन की। ठीक, अब एक चीज ये है कि सर ये मोबिलिटी का हो गया, अब ये कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यहां पे कहां से लाएंगे आप? देखते हैं। देखो मैं आप बता रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान देना कि जो मोबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के। किसके? कंडक्टिविटी। मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? कंडक्टिविटी होगी। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अब लिथियम आयन की कंडक्टिविटी में भी वही होगा कि लिथियम आयन की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, सोडियम आयन की उससे कम, पोटेशियम आयन उससे कम, रुबिडियम आयन उससे कम, सीजियम आयन उससे कम। ये मोबिलिटी का ऑर्डर हो गया। मोबिलिटी ऑर्डर है ये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आपके एग्जाम में, चाहे बोर्ड लेवल पे कहिए, चाहे एकेडमिक लेवल पे कहिए, चाहे नीट लेवल पे, आईआईटी लेवल पे, ठीक है ना, इस टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हर ईयर में एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपको उस ऑर्डर को दिमाग में रखना है। और देखो जब कंसेप्ट बना रहता है ना तो वो ऑर्डर वगैरह सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड ही है। जैसे देखो अगर एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट है माइंड में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी एकदम आपके हाथ में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट बना लो। जब कॉन्सेप्ट बना करके किसी चीज को समझोगे तो बड़ा आनंद आएगा, दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, आगे समझते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम समझेंगे पहले कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, देखो अल्कली मेटल्स जब भी सॉलिड फॉर्म में आते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, सॉलिड है ना, तो ये बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर देते हैं। अब ये सॉलिड स्टेट चैप्टर में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे ये बीसीसी है क्या, है ना। तो मैं यहां से इतना बताऊंगा कि दे हैव
दे हैव बीसीसी स्ट्रक्चर। दे हैव बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी मतलब क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड, है ना? बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर देते हैं, ये बीसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और बीसीसी क्या है इसके बारे में आप लोग सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक, अब नेक्स्ट है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग यहां समझेंगे। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पॉइंट फर्स्ट आपका होता है, तो वो होता है कि दे ऑल आर वाइट इन कलर। दे ऑल आर वाइट इन कलर। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है? कलर में जनरली व्हाइट होते हैं। लैब वगैरह में अगर आप देखे होंगे तो सोडियम को कभी, है ना, देखना कैसा होता है, एकदम बिल्कुल ही व्हाइट, मतलब स्लेटी कलर लेके होता है, एकदम मटमैला कह सकते हो होता है। ठीक है, सेकंड, दे आर सॉफ्ट because they can cut by knife। ठीक है, दे आर सॉफ्ट, ये कैसे होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, क्यों, है ना, इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, अब जरा यहाँ पे जो सॉफ्ट वर्ड आया है ना, अब थोड़ा ये एक मतलब एक आप कह सकते हो ना कि ये इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम वगैरह में। ये बड़ा ही एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, एराइज किए जाते हैं, क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्या क्वेश्चन जनरेट होते हैं? देखो याद रखना, ये जो बच्चों सॉफ्टनेस होती है ना, ठीक, सॉफ्टनेस। अब देखो मैं जा रहा हूं, जो कोहेसिव फोर्स मैंने बताया है, याद आ रहा है? आज जहां से मैंने स्टार्टिंग की है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे कोहेसिव फोर्स मैंने शुरू में ही बताया था। तो जो सॉफ्टनेस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोहेसिव फोर्स के। कोहेसिव फोर्स के। अब देखो ध्यान देना, अब इस चीज को समझना थोड़ा सा। अब कैसे सॉफ्टनेस का ऑर्डर हम ग्रुप फर्स्ट में कैसे बताएंगे, देखो ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे जैसे आप, मैं यहां बता दे रहा हूं, ठीक है, जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो, मतलब यहां पे था लिथियम, यहां था सोडियम, यहां था पोटेशियम, यहां है रुबिडियम, यहां है सीजियम। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते हो तो साइज क्या कर रही है? साइज इंक्रीज कर रही है। साइज इंक्रीज, मैं चिट्ठी लिखते जा रहा हूं, साइज क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। रेडियस इंक्रीज किया। अब अपने आप दिमाग लगाओ, जब रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो कोहेसिव फोर्स क्या कर रहा होगा? कोहेसिव फोर्स का काम क्या था? मॉलिक्यूल्स को बांधना, बाउंडेड करना, दूर जाने से रोकना। इसका मतलब कि साइज इंक्रीज हो रही है तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कोहेसिव फोर्स क्या किया? डिक्रीज किया। अब बताओ, जब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर रहा है तो सॉफ्टनेस क्या कर रही है? इसका मतलब देखो, सॉफ्टनेस क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और देखो ध्यान दो, इनवर्सली है, जिसका मतलब कि सॉफ्टनेस जो है वो क्या कर गई? इंक्रीज कर गई सॉफ्टनेस। मतलब जैसे 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 हम नीचे आते हैं तो सॉफ्टनेस क्या होती है? इंक्रीज करती है। इसका मतलब सॉफ्टनेस का ऑर्डर क्या होगा? तो लिथियम
है, लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम। यह है आपका सॉफ्टनेस ऑर्डर, सॉफ्टनेस ऑर्डर। ठीक है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अब इसी से आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो पॉइंट होगा इसमें, अब हम बात करेंगे कि आखिर जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं, जो अल्कली मेटल्स हैं, जब ये बॉन्ड बनाते हैं, जब ये कंपाउंड बनाते हैं, है ना, तो ये इनके जो कंपाउंड का कलर होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो भी व्हाइट कलर के ही कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, अब इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा, 2 मिनट का ज्यादा है। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं कि दे फॉर्म white color compound। दे फॉर्म व्हाइट कलर कंपाउंड। अच्छा, ये व्हाइट कलर क्या है, क्यों व्हाइट कलर के कंपाउंड बनाते हैं? सीधी सी बात है कि ये क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। और जब कंपाउंड आयनिक होगा तो कलर कैसा जाएगा, इसका व्हाइट जाएगा। एग्जांपल चाहो तो देख लो, NaCl। ठीक है ना, तो दे फॉर्म व्हाइट कलर कंपाउंड, और व्हाइट कलर कंपाउंड है, इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। ठीक, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब एक चीज ये होती है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनका, फ्लेम नेचर कैसा। फ्लेम मतलब जलाने पर, है ना, ये किस तरह की लपट, लपट जानते होंगे, गांव देहात में सुने होंगे, लपट या किस तरह की ज्वाला के साथ ये जलते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, ये कलरफुल होती है, इनकी जो फ्लेम होती है वो कलरफुल होती है। समझते हैं कि ये फ्लेम क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है फ्लेम कलर। इनके फ्लेम कलर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, फ्लेम कलर में देखेंगे, देखो होता क्या है। पहले हम बताते हैं कि आखिर रीजन क्या है, इनका फ्लेम कलर क्या है। देखो, इसके जितने भी एलिमेंट हैं फर्स्ट ग्रुप के, है ना, तो वो अलग अलग तरह के फ्लेम कलर देते हैं। ठीक, अब इसका रीजन क्या होता है ये भी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, नोट करा दे रहे हैं, उसके बाद इसको समझा देंगे। व्हेन दे आर heated in flame, electron is excited in upper level and when they return back, they will emit energy photon in visible range। ठीक, अब समझते हैं। When they are heated in flame, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड। ठीक है, जब हम इनको हीट करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, इन अपर लेयर एंड देन दे रिटर्न बैक। तो पहले क्या है, देखो पहले इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाके फिर क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। पहले एक्साइटेड होके ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे आया। अब जब ये नीचे आता है तो ये एनर्जी को निकालता है, ये भी समझो।
क्योंकि देखो जब ऊपर के सेल में गया तो ऊपर वाला जो सेल है वो हायर एनर्जी लेवल का है ना, तो वहां पे हायर एनर्जी लेके था। तो जब नीचे आया तो एनर्जी लेवल तो नीचे वाले का कम है, ऊपर वाले ने ज्यादा एनर्जी लेके बैठा था, तो एनर्जी कम करनी पड़ेगी ना। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अब जो एनर्जी वो निकाल रहे हैं उस एनर्जी का ये रेंज है कि वो विजिबल रेंज की एनर्जी निकालते हैं। मतलब कि जो फोटान निकल रहा है वो विजिबल रेंज का है, और विजिबल में कलर दिखने वाले होते हैं, यही रीजन होता है ना, यही रीजन होता है कि ये फ्लेम कलर देते हैं। ये रीजन याद रखना, बस याद रखना है ना। इस स्टेप को समझो, हमने क्या किया, हीट दिया, इलेक्ट्रॉन हीट हुआ। जब इलेक्ट्रॉन क्या किया, हीट हुआ, तो नीचे वाले लेवल पे था, चला गया ऊपर। ऊपर गया तो ऊपर उसकी एनर्जी लेवल हाई हो गई, और जब एनर्जी लेवल हाई हो गई तो जब फिर से वो रिटर्न आया, कूल डाउन होके जब फिर से क्या है, रिटर्न आया, तो क्या करता है, अपनी एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में बाहर निकालता है ना, मेंटेन करने के लिए, एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो और वो जो एनर्जी जो फोटॉन के फॉर्म में निकलती है वो विजिबल रेंज की होती है। किस रेंज की होती है, विजिबल रेंज की, इसलिए वो कलरफुल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं कलर भी बता दे रहा हूं किस किस कलर में वो देते हैं। जैसे लिथियम है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो लिथियम आयन जो होता है इसको हम कहते हैं क्रिम्सन रेड। क्रीमसन रेड, क्या लिखा मैंने, लिथियम आयन किस कलर में देगा, क्रीमसन रेड। ठीक, सोडियम के लिए अगर हम बात करें, आयन हटा दो, ठीक है, सोडियम के लिए अगर हम बात करें तो ये होगा येलो, पीला। ठीक, पोटेशियम के लिए अगर हम बात करें तो पोटेशियम देगा वायलेट, या इसी को कहीं कहीं किताबों में लिखा है लीलेक, LILAC, है ना, कुछ किताबों में लीलेक लिखा है ना, या वायलेट भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं रुबिडियम के बारे में। तो रुबिडियम जो देता है वो देता है रेड वायलेट। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें सीजियम के लिए तो वो देता है ब्लू। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट या लाइलेक, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम ब्लू। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज ये हमारा लेक्चर जो होता है मैं स्टॉप कर रहा हूं। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।